India's best learning app. Welcome in class of the biology with first chapter। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फूड फ्रॉम द एनिमल्स। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर और उसमें यूज होने वाले बहुत सारे प्रैक्टिसेस की। आज हम लोग बात करेंगे एनिमल्स से ऑब्टेन्ड होने वाले फूड और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। बच्चों, जब हम लोग किसी एनिमल को रेयर करते हैं, किसी एनिमल का पालन पोषण करते हैं, तो उसके पालन पोषण के पीछे हमारे दो उद्देश्य होते हैं। पहला ट्रांसपोर्टेशन और दूसरा ऑब्टेन्ड फूड। उसे फूड हम लोगों को मिल्क के रूप में, मीट के रूप में अवेल्ड होता है, एग्स के रूप में अवेल्ड होता है। एनिमल से हम लोगों को कई तरह के फाइबर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, ऊल ऑब्टेन्ड होते हैं। कहीं कहीं हम एनिमल्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी करते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्रीज के ज़रिए उनका इस्तेमाल एज अ लेबर के रूप में हमने उसका इस्तेमाल किया था। ऑक्स का इस्तेमाल हम लोग खेतों में करते थे ताकि उनसे हम लोग उनके एनर्जीज का यूटिलाइज कर सके। टीलिंग के लिए यूज करते थे, इरिगेशन के दरमियान उनका यूज करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दरमियान यूज ऑफ द एनिमल्स इन द फील्ड तो घटता चला गया। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास आज एविएशन और रोड ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही फास्ट चलने वाली गाड़ियों के अवेलेबिलिटीज़ के कारण, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स के लिए ट्रक्स वगैरह के अवेलेबिलिटी के कारण हम एनिमल का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन में भी बंद कर दिया। लेकिन आज भी हमारी फूड के लिए डिपेंडेंसी ऑन द एनिमल्स और फाइबर्स के लिए हमारी डिपेंडेंसी ऑन एनिमल्स कायम है, बरकरार है। और इसी दृष्टिकोण से हम एनिमल्स को रेयरिंग भी करते हैं। तो बच्चों, रेयरिंग ऑफ एनिमल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो इस एनिमल हस्बेंड्रीज में हम लोग कुछ प्रैक्टिसेस देखेंगे। तो बच्चों, इसमें हम लोग एनिमल हस्बेंड्रीज में हम लोग केयर ऑफ द एनिमल्स, ब्रीडिंग देम and domesticating them for the different purposes such as a फूड के रूप में हम मीट यूज करते हैं, उनका मिल्क यूज करते हैं, एग यूज करते हैं, हनी यूज करते हैं और ऊल का इस्तेमाल भी करते हैं उनका। लेकिन एनिमल के ऊल का इस्तेमाल फूड में नहीं बल्कि कपड़े बनाने में करते हैं। अब आज हमारे देश में या फिर विदेशों में भी हमारे जो प्रमुख एनिमल हस्बेंड्रीज के पॉपुलर टर्म्स हैं, सबसे पहले हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा आता है बी कीपिंग। बी कीपिंग को साइंटिफिकली हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर यानी रेयरिंग ऑफ हनी बी फॉर ऑब्टेनिंग हनी। तो बच्चों, बी कीपिंग और एपीकल्चर, बी कीपिंग और एपीकल्चर का अर्थ होता है जिसमें हम लोग रेयरिंग ऑफ हनी बी करते हैं। हनी बी से शहद की प्राप्ति होती है, हनी की प्राप्ति होती है। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रीज़, एक हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ के रूप में उभर कर सामने आया है एपीकल्चर, जो कि किसानों के इकोनॉमिक स्टेटस को बहुत हद तक इफेक्टेड कर रहा है। दूसरा हमारा है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में हम ड्राउट फार्मिंग भी करते हैं और डेयरी फार्मिंग भी करते हैं। यानी कैटल फार्मिंग को हम दो भागों में बांट देंगे। पहला ड्राउट फार्मिंग। ड्राउट फार्मिंग मिनिमाइज हो गया, अब मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज इसलिए हो गया है क्योंकि खेती के लिए तो अब हम यूज कर नहीं रहे हैं कैटल्स की, तो ये तो हमारा कैटल फार्मिंग थोड़ा सा अब मिनिमाइज हो गया, इसकी चर्चा मिनिमम हो गया। लेकिन डेयरी फार्मिंग हमारी बढ़ गई है। डेयरी फार्मिंग का मतलब हो गया मिल्च एनिमल की फार्मिंग। अब यह एक नया टर्म है। मिल्च एनिमल का मतलब क्या हो गया? वह एनिमल जो मिल्क प्रोवाइड कराए उसको मिल्च एनिमल कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक चीज़ को देखते हैं। हरियाणा में ये चीज़ देखने को मिला कि वहाँ पे ड्राउट फार्मिंग आज भी कुछ कुछ जगहों पे खेती करने के लिए हम एनिमल्स का यूज करते हैं। छोटे स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन बाकी क्षेत्रों में ये चीज़ देखने को थोड़ा कम मिल रहा है। हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में याक की फार्मिंग हम लोग दोनों दृष्टिकोण से करते हैं। याक का रेयरिंग करते हैं, थोड़ी बहुत ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी याक की जो रेयरिंग करते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कैटल फार्मिंग के तहत वैसे एनिमल्स का भी हम लोग रेयरिंग कर रहे हैं जो ड्राउट के काम में आते हैं और बाकी डेयरी फार्मिंग में आ जाते हैं। तो डेयरी फार्मिंग खास करके हमारा मिल्क के लिए जिनकी रेयरिंग की जाए तो इसमें हमारा काउ, बफेलोस, गॉट, कैमल, सीप एटसेट्रा, इन सब से हम लोग मिल्क का ऑब्टेनिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर। तो फिश फार्मिंग या एक्वाकल्चर के तहत हम लोग मछलियों का रेयरिंग करते हैं। बच्चों, आज यह हमारे पूरे विश्व के फूड की रिक्वायरमेंट का अप्रॉक्स 8 to 10% और कहीं कहीं पे 15% रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला यह एक्वाकल्चर या फिश फार्मिंग एक बहुत बड़ा योगदान बनता है। बच्चों, यहाँ पे इस टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस को आप समझ लो, फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर में क्या अंतर है। तो फिश फार्मिंग का मतलब हो गया कि टोटली रेयरिंग ऑफ फिश, यानी कि मछलियों का पालन करना। अब इस मछली के पालन में आप रेहू, कतला, मांगुर एटसेट्रा का आप रेयरिंग करोगे। लेकिन एक्वाकल्चर ये एक वाइड स्पेक्ट्रम है, यानी हम कह सकते हैं कि फिश फार्मिंग इज द पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर। फिश फार्मिंग इज द पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर। क्यों? क्योंकि फिश फार्मिंग में हम मछलियों का पालन करते हैं, लेकिन एक्वाकल्चर में पानी के अंदर कई तरह की चीज़ों का हम लोग कर सकते हैं। क्रेब फार्मिंग, केकड़ा का, स्नेल फार्मिंग, घोंघे का फार्मिंग कर सकते हैं, पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं, मखाने की खेती कर सकते हैं, पानी फल सिंघाड़ा की खेती कर सकते हैं। तो ये सभी आपके आ गए एक्वाकल्चर में। इकोनॉमिक दृष्टिकोण से हम लोटस की फार्मिंग कर सकते हैं, एक्वेटिक लिली की फार्मिंग कर सकते हैं, प्रॉन की फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये सभी आपके एक्वाकल्चर में आ जाते हैं। यानी खेती, जल कृषि, इसको हम अगर जल कृषि कहें तो गलत नहीं होगा, एक्वाकल्चर। और एक हो गया फिश फार्मिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब हो गया फॉल्स फार्मिंग कहेंगे इसको। फॉल फार्मिंग का मतलब कि आपको रेयरिंग करना है बर्ड्स का। इसके तहत हम लोग मुर्गे की जो है सो रेयरिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग चिकन फार्मिंग करते हैं और इसका उद्देश्य होता है दो। पहला तो एग की ऑब्टेनिंग, यानी कि हम लोग इसके एग्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें डक की फार्मिंग कर सकते हैं, चिक्स की फार्मिंग कर सकते हैं, और दूसरा इससे मीट की प्राप्ति होती है। तो पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। और नेक्स्ट है हमारा सीप फार्मिंग। तो सीप फार्मिंग के तहत हम लोग ऐसे जीवों का, ऐसे सीप का फार्मिंग करते हैं जिनसे हमारी मिल्क और उनके हेयर ऑब्टेंट होता है और उस हेयर का इस्तेमाल हम लोग ऊल बनाने में करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे कुछ एनिमल फार्मिंग की बातें हो रही थी। अब यहाँ से एक और टर्म हम लोगों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग का अर्थ क्या होता है? तो यूजुअल स्तर पे बायोलॉजी में ब्रीडिंग का मतलब होता है मैटिंग ऑफ अ मेल एनिमल एंड फीमेल एनिमल टू गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग। गिव बर्थ टू द ऑफस्प्रिंग, अपने जैसा संतान को जन्म देने के लिए जो मैटिंग कराई जाती है उसको ब्रीडिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रीडिंग का इंटेंशन सिर्फ बच्चों के बारे में नहीं है, बल्कि यहाँ ब्रीडिंग का मतलब हो गया एक सुपीरियर क्वालिटी के ऑफस्प्रिंग की ऑब्टेनिंग, जिसमें हम लोग इंटर ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग जैसे टर्म्स की इस्तेमाल का यूज़ करेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पहले ब्रीडिंग पे ही बात कर लेते हैं। तो ब्रीडिंग में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, सपोज करो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी की, एक अच्छे नस्ल की गाय है जो बहुत ही मजबूत है, लेकिन उसका मिल्क आउटपुट कम है, उसको कोई बीमारी नहीं होता है, लेकिन उसकी मिल्क आउटपुट कम है। एक आपके पास ऐसी काऊ है जिसका कि मिल्क आउटपुट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हमेशा बीमार रहती है। अब आपने एक ऐसा एनिमल चाहिए, एक ऐसा काऊ चाहिए जिसमें ये दोनों गुण हो।
तो इंटरमिक्सिंग करेंगे तो यहाँ पे जो इन दोनों एनिमल्स के इंटरमिक्सिंग से हमारा एक तीसरा एनिमल का प्रोडक्टिविटी होगा, तीसरा जो काउ की जो प्रोडक्शन होगा जो ज़्यादा यूजफुल है देन देयर पेरेंट्स। क्यों? क्योंकि ये ऑफस्प्रिंग में दोनों काउ का कैरेक्टर मौजूद है, तो इट विल बी द बेटर देन देयर पेरेंट्स। तो यह जो बेटर देन पेरेंट्स जो ऑफस्प्रिंग की ऑब्टेनिंग होती है, इसको हम लोग यहाँ पे ब्रीडिंग टर्म में यूज करेंगे। तो इस ब्रीडिंग के लिए हम लोग दो प्रोसेसेस यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। तो अब समझ लेते हैं कि इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में अंतर क्या है। बच्चों यहाँ ध्यान से समझिएगा, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहले तो ये टर्म आप समझ गए हैं कि ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। अब हम लोग इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग को थोड़ा सा यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो ब्रीडिंग का अर्थ तो आप जान रहे हैं। अब ब्रीडिंग को दो भागों में बांटे, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग। अब इन ब्रीडिंग में क्या होगा कि सुपेरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, सुपेरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक गाय है, सहवाल क्वालिटी की एक गाय है जिसका कि प्रोडक्टिविटी कम है, आपके लिए प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन वहीं पे एक और सहवाल सेम नस्ल की गाय है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब ये प्रोडक्टिविटी कम ज़्यादा क्यों हो गया? तो इसके लिए एक टर्म है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। बच्चों इस टर्म को लिखना पड़ेगा आपको कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता क्या है। तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कहते हैं कि आप सपोज करो कि आप बिहार में रहते हो और आपके कोई एक फ्रेंड कश्मीर में रहते हैं, तो वहाँ पे आपके यहाँ का जो ज्योग्राफिकल क्लाइमेट है, लाइट इंटेंसिटी है, अर्थ टेक्सचर है, ये सब डिफरेंट हैं इन कंपैरिजन टू दैट वन हु लिव्स इन द कश्मीर। तो जाहिर सी बात है कि उनके खान पान, उनके रहन सहन, उनके बॉडी का कलर, उनके बॉडी का जो व्यवस्था है वो आपसे डिफरेंट होगा। तो ठीक इसी तरह से एनिमल में भी अलग अलग क्लाइमेट में सरवाइव करने वाले एक ही नस्ल के कई सारे एनिमल्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम सुपेरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड के बीच जब इंटरब्रीडिंग कराते हैं तो इसको कहते हैं इन ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग। लेकिन जब हम दो अलग अलग डिफरेंट ब्रीड के बीच ब्रीडिंग कराते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? आउट ब्रीड। तो आउट ब्रीड को हम तीन भागों में बांट देंगे। आउट ब्रीड को कितने में बांटेंगे? तीन भागों में। तो तीन भाग में जो हमारा सबसे पहला होगा वो है आउट क्रॉसिंग, फिर है क्रॉस ब्रीडिंग और फिर है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो आप इसको समझ लीजिए कि जो आउट क्रॉसिंग है इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल टू अलग अलग नस्लों के बीच में ब्रीडिंग करा देते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हो गया कि इसमें एक ही स्पीसीज के, एक ही जीनस के दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ब्रीडिंग करा देंगे। और इंटर स्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो उसको हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। तो इस तरह से यह तीन मेथड्स हैं जो कि आउट ब्रीडिंग प्रोसेस में आता है। लेकिन बच्चों आप सोच रहे होंगे कि इसका फायदा क्या है। तो इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होगा कि आपके एलिमिनेशन allow us to eliminate the harmful recessive genes in the breed। कहने का मतलब यह हो गया बच्चों कि इन ब्रीडिंग जो है, यानी कि इस प्रोसेस में इन ब्रीडिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छे नस्ल का एक सेम स्पीसीज है और एक है जिसमें कि कुछ हार्मफुल जीन्स के कारण उनकी क्वालिटी में अंतर आ गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम दोनों के बीच इन ब्रीड कराएंगे तो क्या होगा कि अच्छे जीन जो हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो हार्मफुल जीन्स हैं, जो हार्मफुल रिसेसिव जीन्स हैं, वो आपके हटते चले जाएंगे। नतीजा क्या होगा कि हमारी जो वीक स्पीसीज था, जो हमारा वीक ऑर्गेनिजम्स था, दे बिकम्स स्ट्रॉन्गर। और ये हमारे सुपीरियर, ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाले, लैक्टेशन पीरियड, ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड वाले हम लोगों को ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेंट होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ से एक बात जो हम लोगों को याद रखना है वो ये है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट को याद रखना, कि अगर कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग कराएंगे
तो यह हमारे फर्टिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को इफेक्टेड करेगा। सो इन ब्रीडिंग जो है यह बहुत ज़्यादा टर्म तक, बहुत ज़्यादा समय तक आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन केसेस में, ऐसे स्थिति में हम लोग आउट ब्रीडिंग को यूज़ करते हैं। आउट ब्रीडिंग हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है इन ब्रीडिंग के जगह पे। क्यों? क्योंकि आउट ब्रीडिंग हम लोग ओकेजनली कराते हैं, हमेशा आउट ब्रीडिंग नहीं होता, लेकिन इन ब्रीडिंग तो हमेशा होता है। तो आउट ब्रीडिंग के जो प्रमुख आपके प्रोसेसेस हैं उसको समझ लीजिए। सबसे पहला है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जब एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड आर मेटेड टुगेदर, मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि सेम ब्रीड के जो मेल और फीमेल हैं उनके बीच में मैट कराएंगे, लेकिन इनके कोई भी कॉमन एंसिस्टर नहीं है, यानी कि इनके जो पूर्वज थे वो सेम स्पेसीज के नहीं हैं। तो ऐसे ब्रीडिंग को हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग कहते हैं। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है कि दोनों स्पेसीज के एंसिस्टर सेम नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों सेम से बिलोंग करते हैं। तो इसको हम लोग 6 जनरेशन्स तक देखते हैं, तो इसको आउट क्रॉसिंग कहेंगे। और इसकी वजह से जो हमारे ऑफ स्प्रिंग्स ऑब्टेंट होंगे उनको हम लोग आउट क्रॉस कहते हैं। दूसरा हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है कि मेल सुपीरियर होते हैं वन ब्रीड का, और उनको जो है सुपीरियर ब्रीड ऑफ द अनदर स्पेसीज के बीच जब क्रॉसिंग कराएंगे तो इनको क्रॉस ब्रीड कहेंगे। यानी कि वन ब्रीड क्रॉस्ड विद द अनदर ब्रीड, ये दो डिफरेंट ब्रीड के बीच में जब क्रॉसिंग कराते हैं तो इसकी वजह से हम लोगों को एक नए ब्रीड की अवेलेबिलिटी होती है जो इन दोनों से बेहतर होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि इन पंजाब बीकानेरी वाज मेटेड विद द मैरिनो रैम्स, और इन दोनों के बीच में क्रॉस होने से जो आपका हिसारडेल सिप की ऑब्टेनिंग हुई। यानी यहाँ पे देखिए एक बीकानेरी वस को हम लोगों ने मैट कराया किसके साथ? मैरिनो रैम्स। तो बीकानेरी वस और मैरिनो रैम्स ये दो अलग अलग ब्रीड थे, और इन दोनों के क्रॉस कराने से एक नए ब्रीड की उत्पत्ति हुई जिसका नाम हम लोगों ने हिसारडेल रखा। आप समझ रहे हैं इसको कि दो अलग अलग ब्रीड के बीच जब सेम ब्रीड के बीच में करवाएंगे तो उसको इन क्रॉस कहते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग में दो अलग अलग ब्रीड के बीच में हम लोग ब्रीडिंग कराएं, दो अलग अलग ब्रीड के बीच में मैटिंग कराते हैं, और इससे एक तीसरे स्पेसीज की हम लोगों को ऑब्टेनिंग होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन में दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में हम लोग मैटिंग कराएंगे, और इस तरह से जो हमारा ऑब्टेंट होगा उसको हम लोग हाइब्रिड कहते हैं। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब हॉर्स और डंकी, दो अलग अलग स्पेसीज हो गए हॉर्स और डंकी, इनके बीच जब हम लोगों ने ब्रीड कराया तो इनकी वजह से एक इनके नए संतान की उत्पत्ति हुई, और वो नया संतान बना म्यूल। इस तरह से आज के डेट में हम लोगों ने हेब्रा, जेब्रा और हॉर्स के बीच में मैटिंग करा के हेब्रा बनाया, लियो टाइगरी बनाया। ऐसे कई सारे स्पेसीज हैं हमारे जो इंटर स्पेसिफिक, यानी इंटर स्पेसिफिक दो अलग अलग स्पेसीज के बीच में मैटिंग की वजह से प्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये तो हमारा जो है क्रॉसिंग है, लेकिन इसका नतीजा, इसका फ़ायदा क्या है? तो बच्चों अभी हम लोगों ने बात किया कि ये दो जो हम लोग हाइब्रिड बना रहे हैं या जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, इसमें हम लोग दो अलग अलग स्पेसीज के फेवरेबल ट्रेट्स को चुनते हैं, यानी उनके प्रमुख लक्षणों को चुनते हैं, और उसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को लेकर आपस में मिक्स करके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का उत्पत्ति कराते हैं जो प्रोलॉन्ग टाइम तक सरवाइव करे विद द मोर बेनिफिट्स। बच्चों यहाँ पे एक बात और समझने लायक है कि कई बार वातावरण में आ रहे चेंजेस, यानी चेंज इन environment, increasing in the temperature, or due to some adverse effect of the environment, some organism is going to be extinct. ऐसी अवस्था में यदि उनके हाइब्रिडाइजेशन कराएं और एक नए स्पेसीज की उत्पत्ति कराएं, जो नया स्पेसीज इस नए वातावरण में सरवाइव कर सकें, तो इस प्रोसेस के लिए हमारा हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही
लाभदायक होता है। लेकिन बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों को हर बार हाइब्रिडाइजेशन से एक नए स्पेसीज मिले जो अपने पुराने स्पेसीज से बेहतर हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है जिसमें आपको डिज़ायरेबल कैरेक्टर के साथ आपको ऑब्टेन्ड होंगे नए ऑफ स्प्रिंग्स। ये एक बहुत ही टफ प्रोसेस रहता है, बट क्या है ना कि लगातार प्रैक्टिसेस से, लगातार रिएक्शन से, लगातार एक्सपेरिमेंट से हम लोगों को डिज़ायरेबल ऑर्गेनिजम्स की ऑब्टेनिंग होती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ खास टर्म्स को अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी की आवश्यकता हम लोगों को एग्जाम के टाइम में पड़ता है। तो बच्चों चलिए आज हम लोग देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बेनिफिट्स के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या बेनिफिट्स हुआ। जैसा कि हमने पहली क्लास में ही बात करी थी जय जवान जय किसान की। तो बच्चों प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जो कि हमारे देश के सेकेंड प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक टर्म, ऐसे तो आप ये मान के चलिए कि 1958 में ही ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जो है शुरुआत कर दी गई थी। अगस्त तो 1958 में ही हो गया था, लेकिन इस क्रांति को एक नया डायमेंशन, एक नई गति हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान स्लोगन के साथ शुरू किया गया था। इस स्लोगन में उन्होंने भारत के वीर जवानों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंट्री को याद कराया, और दूसरी तरफ उन्होंने फार्मर के कंधे पे भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी कि आप हमारे देश के कर्णधार हो, आप हमारे देश को बनाने वाले हो, आप हमारे देश की सबसे बुनियादी ज़रूरत उनके भोजन की व्यवस्था करने वाले हो, यानी कि आप हमारे आहारदाता हो। ये बात उनको कह करके उनके ऊपर टास्क दिया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप हमारे देश को सेल्फ सफिशिएंट बना दो। किस मामले में? फूड के मामले में। हम किसी विदेशी मुल्कों से अनाज नहीं मंगाएंगे, हम अपने देश के जो हमारे जनता की कड़ी मेहनत के पैसे हैं वो विदेशों को भेजकर सिर्फ अपने पेट भरने की व्यवस्था नहीं करेंगे। और यहाँ से शुरू हुई बच्चों हमारे लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन की बातें। और उस समय में हमारे जो वैज्ञानिकों की दल थी, हमारे जो क्रॉप और प्लांट्स के जानकार लोग थे, बॉटनिस्ट थे, हमारे जो एनजीओज वाले थे, स्वयंसेवी संस्थाएं थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, हमारी गवर्नमेंट, किसान, आम पब्लिक, सभी लोगों ने कंधे से कंधे मिला करके इस ग्रीन रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाया। इसमें जो हमारे 8 मेन अचीवमेंट्स को रखा गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन से, 8 प्रमुख जो हमारी 8 प्रमुख जो है सो अचीवमेंट्स को ग्रीन रिवॉल्यूशंस के दरमियान जो अचीव करने की बातें थी, उसमें से पहला क्या था कि इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड पर हेक्टेयर, यानी हमको मॉडर्न एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स को यूज करना है। हम पर हेक्टेयर जमीन पे खेती की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे और इंक्रीज करेंगे अपने यील्ड और प्रोडक्शन को, और इसके लिए हम एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स का यूज करेंगे। भाई एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स में क्या आ जाएगा? हम हाई क्वालिटी के सीड्स यूज करेंगे, हम हाइब्रिड सीड्स यूज करेंगे, हम नए क्वालिटीज़ के इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, हम नई क्वालिटीज़ के फर्टिलाइजर्स यूज करेंगे, हम खेतों की जांच कराएंगे, हम इरिगेशन की नई व्यवस्थाएं करेंगे, हम चैनल्स बनाएंगे, टनल्स बनाएंगे, और नदियों से, तालाब से, पोखर से, कुआं से, गड्ढे से सिंचाई करेंगे। हम मानसून पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, सूखे का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। हम खेतों की क्वालिटीज़ को देखकर, हम अपने यहाँ का ज्योग्राफिकल सीजन को देख के उसके अनुसार खेती करेंगे। इन सारी बातों को ध्यान रख करके हम अपने क्रॉप यील्ड को बढ़ाएं। दूसरा क्या था? इंक्रीज इन ओवरऑल क्रॉप प्रोडक्शन। बच्चों उस समय में क्या था कि हम लोग अपने खेतों को सिर्फ और सिर्फ ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंट थे, यानी कि हम सिर्फ फूड ग्रेन्स उगाएंगे। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के दरमियान हम लोगों ने कहा कि नहीं, एग्रीकल्चरल मेथड मीन्स नॉट इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ओनली,
but also we will focus on the commercial crops such as jute, cotton, oilseed etc. हम इन सबको बढ़ाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हम सिर्फ विदेशों से अनाज मंगाने में आत्मनिर्भर नहीं होंगे कि हम विदेश से अनाज नहीं मंगाएंगे, बल्कि हर ज़रूरत की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होगी। हम मिनिमम चीज़ों की विदेश से मंगवाएंगे और अपने देश से बाकी चीज़ों को निर्यात करेंगे। यानी हमारी इच्छा क्या थी, हमारी सरकार की इच्छा क्या थी कि हम विदेशों से जो अनाज मंगा रहे हैं तो छोड़ो, ठीक है, अनाज के मामले में आत्मनिर्भर तो बनो ही, लेकिन अनाज के अलावा कॉटन, जूट वगैरह भी उगाओ ताकि हम लोग ये चीज़ें विदेश को एक्सपोर्ट करें और वहाँ से हम लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस में इंक्रीजमेंट हो। तीसरा जो हमारा अचीवमेंट की बातें थी वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर था। देखो बच्चों, आज तक इस बात को लेकर के थोड़ी सी मलाल रह गई या थोड़ी सी अव्यवस्था आज भी बनी हुई है कि किसानों को उनके उपज का पूरा मुनाफा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो हमारा इंटेंशन है, जो उद्देश्य है, वह यह है कि एग्रीकल्चर में हम किसानों की भागीदारी, डायरेक्ट मार्केट में उनकी भागीदारी बढ़ाएं, उनकी बाजार में मार्केट जो है भागीदारी बढ़ाएं, और इसी काम के लिए बाजार समिति जैसे जगहों की स्थापना की गई जहां किसान सीधे अपने फसलों को बेचें और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं। तो ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमारे 8 अचीवमेंट में से एक था। इसके लिए सहकारिता यानी कि इसके लिए फूड कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, सरकार के द्वारा आपके अनाजों की खरीदारी की गई, साथ ही साथ आपके लिए अवसर प्रदान किए गए, किसानों को, फार्मर्स को एक अवसर दी गई कि आप अपने मार्केट में जाकर खुद से अपने चीज़ों को बेचो और मैक्सिमम उससे बेनिफिट्स कमाओ। तो ये हमारा तीसरा अचीवमेंट था। चौथा, इंक्रीज यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स। इसमें क्या था कि हम अधिकतम यूज करें फर्टिलाइजर्स का और इंसेक्टिसाइड्स का। बच्चों उस समय में ये तो हुआ, ये नॉन सस्टेनेबल जो हमारा नॉन सस्टेनेबल फार्मिंग का पार्ट बन गया बाद में ये चल करके, क्योंकि अंधाधुंध मतलब नॉन जुडिशियल यूज होने की वजह से यही फर्टिलाइजर्स और यही इंसेक्टिसाइड्स आज हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। इस चीज़ को तो मैं कभी से प्रमोट नहीं करूं कि फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स की अधिकतम इस्तेमाल हो, लेकिन जितनी आवश्यकता हो मिनिमम से मिनिमम इसका इस्तेमाल किया जाए ताकि हम इसका सस्टेनेबल यूज कर सकें और अपने खेतों में, अपने फसलों में वृद्धि कर सकें। इससे क्या होगा, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप शुड बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग द सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट हमारा था इंक्रीज इन द इरिगेशन फैसिलिटीज। बच्चों हमने पहले भी कहा कि हम लोग मानसून बेस्ड एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के दरमियान हम लोगों ने एम्फेसाइज किया ऑन द इरिगेशन एसेसेबल मेथड्स को, जिसमें हम नदी, तालाब, पोखर, कुआं, गड्ढा वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और उससे सिंचाई करेंगे। हम मानसून पे बेस्ड नहीं रहेंगे, हमारी लेस डिपेंडेंसी ऑन द मानसून हो। अब आपको पता होगा कि इंडिया में जो टोटल इरिगेटेड क्रॉप एरिया जो है वो 82.6 मिलियन हेक्टेयर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेटेड एरिया है जहाँ पे हम लोगों को इरिगेट करके क्रॉपिंग कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग टोटली डिपेंडेंट किस पे थे, मानसून पे डिपेंडेंट थे? तो नहीं, जो नई व्यवस्था की गई हमारा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के दरमियान ये सोचा गया कि नहीं, हम लोग मानसून बेस्ड नहीं होंगे, हम लोग मानसून बेस्ड बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज करके हम लोग डीप बोरिंग्स करेंगे और वहाँ से खेतों की सिंचाई करेंगे और अधिकतम फसल की उत्पादन करेंगे। नेचुरल क्लाइमेटीज जैसे पेस्ट हो गया, डिजीजेस हो गए, हेल्स हो गया, स्ट्रोम्स हो गया, ये हमारे फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए हम लोगों को साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना होगा। हम नेचुरल क्लाइमेटीज से बचने के लिए नेचुरल क्लाइमेटीज रेसिस्टेड
सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉस्ट से होने वाले नुकसान से बचने के लिए हम लोग फ्रॉस्ट प्रूफ या फ्रॉस्ट रेसिस्टेड सीड्स का यूज करेंगे। कई तरह के माइक्रोब्स और पेस्ट से रेसिस्टेड वेराइटीज़ का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे हमारी क्वालिटीज़ बढ़े, जिससे हमारी क्वांटिटीज़ बढ़े। उसके बाद हमारा मल्टीपल क्रॉप प्रोग्रामिंग था। तो इन 1867 टू 68 मल्टीपल क्रॉप प्रोग्राम जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1867-68 में मल्टीपल क्रॉप प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि इसके पीछे उन लोगों का इंटेंशन ये था कि भारत से वर्सेटाइल वेराइटीज़ को ऑब्टेन करके उसको विदेशों में बेचना। लेकिन इस टर्म का इस्तेमाल देश की आज़ादी के बाद जब हम लोगों ने किया तो हम लोगों का उद्देश्य कमाना नहीं था, विदेशों में कुछ ले जाके बेचना नहीं था, बल्कि किसानों को अधिकतम प्रॉफिट दिलाना था। यानी इस प्रोसेस में मल्टीपल क्रॉप प्रोग्रामिंग में हम लोग फार्मर्स को ये ट्रेन किया कि आप एक साथ कई तरह के क्रॉप्स को उगाइए, हर साल उगाइए और इससे अपने इनकम के स्रोत को बढ़ाइए। तो ये चीज़ था। और नेक्स्ट जो हमारा टर्म है जिसके लिए हम लोग आज तक हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और इस प्रोसेस को बढ़ा रही है और बहुत हद तक इसमें सफलता मिली, और वो है हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। तो बच्चों, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन ये बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी का किसानों को मॉडर्न एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि यह लेबर जनरेटेड नहीं, यह पावर जनरेटेड इम्प्लीमेंट्स थे। तो इस पावर जनरेटेड इम्प्लीमेंट्स के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत ज़रूरी थी। भारत सरकार के द्वारा स्थापित रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ये श्योर किया, ये एकदम सुनिश्चित किया कि हम किसानों को मिनिमम से मिनिमम 8 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो अपने खेतों में इरिगेशन का काम, उसमें जो है सो हार्वेस्टिंग का काम, उसके ग्रेनरीज की सफाई का काम या फ्यूमिगेशन का काम, ये सारा काम वो ठीक से कर सकें। इसके लिए हम मिनिमम आवर के लिए कम से कम किसानों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे। तो बच्चों, ये 8 टारगेट या 8 अचीवमेंट टारगेट्स थे जिनको पूरा करके ग्रीन रिवॉल्यूशन की प्रक्रियाओं को बढ़ाया गया और कंटिन्यूअसली बढ़ाई जा रही है। एक बात याद रखने लायक है कि हमारी डिपेंडेंसी हमेशा से प्लांट और एनिमल्स पे रही है। हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हम अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं। रेयरिंग ऑफ कैटल्स, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यह एकमात्र हमारे पास रास्ता है जिनके ज़रिए हम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जिसे आप फूड रिक्वायरमेंट कहते हैं, इस फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। और हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट हमारे कपड़ों की है, तो कपड़ों के लिए भी हम लोग एनिमल और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे डिपेंडेंट हैं। यहाँ से ऑब्टेन्ड फाइबर एंड फैब्रिक से हम अपने कपड़ों का निर्माण करते हैं और इससे उत्पन्न किए गए इससे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से ऑब्टेन्ड ग्रेन्स को फूड के रूप में यूज करते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर को हम लोगों ने इतना इम्पोर्टेंस देकर इसलिए पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप भी इसके महत्व को समझ सको और लोगों को भी समझा सको। इस चैप्टर में इतना ही। मैं एक बार फिर से आपसे कहूँगा, बार बार रिवाइज करें, हर बार रिवाइज करें, कठिन शब्दों को बोल बोल कर रिवाइज करें ताकि ये सारे आपके हो जाएं। बायोलॉजी इज़ द प्ले विथ वर्ड्स। तो हमारे बच्चे खूब सारा रिवीजन करेंगे, बार बार वीडियोस को पढ़ेंगे और वीडियोस को देखेंगे, देख कर पढ़ेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहे तो हमारे डाउट क्लियरेंस सेशन को ज़रूर अटेंड करें और अटेंड कर अपने सारे डाउट्स को हम तक पहुंचाएं। हम उनके डाउट्स को पूरी तरह से क्लियरिफाई करेंगे, तब तक क्लियरिफाई करेंगे जब तक कि आपका टॉपिक आपका अपना ना हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।